मैथमेटिकल ऑपरेशंस देख रहे थे, उसमें हमने पहला रूल क्या जनरेट किया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, दोनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या ये बात करी थी पहले हमने लास्ट क्लास में? ठीक है, अच्छा ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर रूल दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सेकंड बोल सकते हो आप। मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। इफ आई वांट टू डिवाइड और मल्टीप्लाई टू क्वांटिटीज, ठीक है, जैसे मैंने a इंटू बी कर रखा है, दिस इक्वल समथिंग लाइक दिस, c बाई डी, ये इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई, ठीक है। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या a की डायमेंशन इज डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b? क्या ये जरूरी है कि कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता? हाँ क्या लगता है? सर हो भी सकता नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सही बात है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में यही फंडा है कि आपके दो ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशन या दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो मे और मे नॉट बी वाला केस लगेगा, मे और मे नॉट बी। कोई मतलब इसमें देखा जाए तो कोई रूलिंग नहीं है, ठीक है। रूलिंग का फंडा मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी कि भाई दो चीज़ों, दो ऑब्जेक्ट या दो फिजिकल क्वांटिटीज को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, जैसा एडिशन में था, ठीक है। ऐसा काम नहीं होगा। जैसे फोर्स की कंडीशन में बात ही करते हो, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास और एक्सेलरेशन दोनों की अलग अलग डायमेंशन है, these both have separate dimension। इसकी डायमेंशन क्या होगी मास की, m, और उसकी डायमेंशन होती है LT माइनस 2, करेक्ट। दोनों मल्टीप्लाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, न्यूटन जनरेट हो जाता है, जिसकी खुद की डायमेंशन क्या होती है, MLT माइनस 2, करेक्ट। ये क्लियर है? ओके, अच्छा, क्या सर्टेनली इस इक्वेशन को देख के क्या बोला जा सकता है? ये तो पहली कंडीशन अपन ने बोल दी, मतलब अगर एक स्टार पॉइंट बना लें इसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर देखो इसमें, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ बी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी? क्या ये बोलना सही है? नो सर। यस सर, यस सर। न्यूमरेटर का सेम होना चाहिए ना, नहीं सेम नहीं होगा। कोई लॉजिक नहीं है, ये कह सकते हो। अच्छा, ये ट्रू है कि फॉल्स है, या मतलब क्या ऐसे लिखूं या नॉट इक्वल्स टू लिखूं, ये बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाला कि नीचे नॉट वाला? इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, यस सर। दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ध्यान रखना। ना आप इक्वल टू बोल सकते हो, ना ही नॉट इक्वल्स टू बोल सकते हो, ये कुछ भी हो सकता है। ये कंडीशन किस तरह की है, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। क्यों, इसका रीजन सुनना ध्यान से। मान लो कि जो नीचे वाला जो डी था, डी डायमेंशनलेस हो गया, तो फिर अगर मेरा डी डायमेंशनलेस हो गया, उस कंडीशन में क्या ऊपर वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है जो मैंने बोला?
अज्यूम करो, मान लो जो डी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एंगल। एंगल की कोई डायमेंशन थी क्या? नहीं। तो अब उस कंडीशन में इफ, देखो मैं इसमें एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताता हूँ दोनों स्टेटमेंट को, इफ डी इज डायमेंशनलेस then in this condition what will happen कि a इंटू बी की जो डायमेंशन होगी उसको ऑटोमेटिकली c की डायमेंशन होना पड़ेगा। ये सही बात। तो आपने एक कंडीशन दी ना कि अगर ऐसा होता है तभी ये काम होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में अगर सोचो कि इफ d हैज सम डायमेंशन, तब क्या होगा? a इंटू बी की डायमेंशन मल्टीप्लाई करके c की डायमेंशन के बराबर होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। कॉमन सेंस। तो दो कंडीशन जनरेट हो गई, इसमें इक्वल टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस तरह की बातों पे ध्यान देना जरूरी है। तो बच्चों को क्या लगता है कि जनरली सर न्यूमरेटर में सर मीटर है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में भी मीटर होना चाहिए। अभी ये क्या लॉजिक है? ठीक है, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ऊपर में सर न्यूमरेटर में लेंथ है तो न्यूमरेटर में लेंथ ही होगी, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या कुछ समझ में आया जो मैंने बोला? ओके। समझाइए। कौन सा वाला बेटा? सर नहीं समझ में आया सर। ओके, नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ, सुनो फिर से, ध्यान से सुनो। एक एग्जांपल लेते हैं, एक जनरलाइज एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से ऊपर में है मेरे पास में लेंथ इनटू टाइम, ठीक है। लेट अस अज्यूम एक टर्म है लेंथ इनटू टाइम, इसको इक्वल कर रखा है आपने एक क्वांटिटी के साथ में, सी क्वांटिटी है कोई भी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एंगल। नीचे में क्या लिखा हुआ है? एक एंगल लिखा हुआ है। बताओ सी की डायमेंशन क्या होगी? सी की डायमेंशन L into B, sir. L L into T. यस करेक्ट। समझ में आ रहा है? Yes. ये केस एक्चुअली मैंने ये वाला बताया था। इसमें मैंने बोला कि देखो अगर दो क्वांटिटी हैं, इन दोनों क्वांटिटीज को अगर लेंथ को a बोल देता हूँ और टाइम को मैं b बोल देता हूँ, ठीक है, तो a इंटू बी बराबर c बाई डी टाइप का लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में क्या c की डायमेंशन a और b के बराबर आ गई? आई कि नहीं आई? c की डायमेंशन a इंटू बी के बराबर आई है कि नहीं आई है? ये बताओ, आई है ना? यस सर। तो ये कब हुआ? जब जो नीचे वाला जो डी वाला जो सेगमेंट था, मतलब मैं इसकी बात करूं, ये डी, ये क्या बना है? एंगल। और एंगल का क्या डायमेंशन होता है बेटा? डायमेंशन। सर डायमेंशन लेस होता है। करेक्ट। तो जब डिनोमिनेटर में डायमेंशनलेस टर्म थी, उस कंडीशन में a इंटू बी का जो डायमेंशन आया वो क्या c के डायमेंशन के बराबर हो गया? करेक्ट। यस यस सर। इसमें मैंने पहला वाला केस को सही कर दिया, लेकिन इसमें एक कंडीशन देनी पड़ी ना कि d को डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको क्या होना जरूरी है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। क्या हर केस में ट्रू होगा? ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो इसी के साथ में एक और अगर एग्जांपल इस तरह का ले लिया जाए, देखो मान लो ऐसा लिखा हो, लेंथ इनटू टाइम। डिनोमिनेटर में डी का होगा, क्या बेटा डिनोमिनेटर में? जो डी है उसका क्या होगा फिर? उसका क्या होगा बेटा? वो तो ये सोच, जो डिनोमिनेटर में जो डी है उसको अपन ने क्या माना है? डायमेंशन लेस माना है। तो उसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो डायमेंशनली उसमें कोई असर थोड़ी देगा, वो तो एक नंबर टाइप की टर्म है। तो नंबर का कोई डायमेंशन होता है क्या? ये बताओ। आप इक्वेशन के तो अभी आप ए तो न्यूमेरिक, भी हमारा
बराबर आ जाएगा फिर। क्या बोलोगे बेटा? ए इंटू बी का डायमेंशन सी के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा, तो डी हाँ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ पे। हाँ, डायमेंशनली उसका कोई वैल्यू ही नहीं है उस कंडीशन में पर्टिकुलर में। आप ऐसे सोचो, वी आर थिंकिंग अबाउट टू एस्पेक्ट्स हियर। हमने अभी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में कुछ भी बात नहीं करी। अभी हम सिर्फ किसके बारे में सोच रहे हैं? डायमेंशनली करेक्ट होने की बात कर रहे हैं। हमने अभी न्यूमेरिकल सेगमेंट का पूरी वैल्यूज के बारे में इक्वल नहीं किया मैंने अभी तक। ये समझ में आ रहा है? यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यहाँ भैया इस तरफ में अगर लेंथ लिखी हुई है तो राइट हैंड साइड पर भी क्या होना चाहिए? लेंथ ही होना चाहिए। अब ये नहीं बोल रहा मैं कि इधर की 5 मीटर बराबर 3 मीटर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने अभी नंबर्स की तो कभी बात ही नहीं करी। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सिर्फ डायमेंशंस की बातें कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशंस की। आर यू गेटिंग इट? ओके, और कोई डाउट है अभी? नो सर। ओके ओके ओके, चलो और सोचें। जैसे मैंने दूसरा बात करी, जैसे मैंने इसी एग्जांपल को लेता हूँ कि एक लेंथ इनटू टाइम ले रखा है, लेकिन अब ऐसी क्वांटिटी बोल दी कि ऊपर में सी है और नीचे में डी की जगह कुछ ऐसी डायमेंशन वाली क्वांटिटी ले लो। अज्यूम कर लेते हैं अपन यहाँ पे मास ले लेते हैं। ठीक है, अब बताओ सी की डायमेंशन क्या लिखी जाएगी? क्या सी की डायमेंशन अब MLT हो जाएगी? रेडी। सी की डायमेंशन MLT होगी? यस सर। है ना? सी की जो डायमेंशन होगी अब वो MLT हो जाएगी। करेक्ट? तो अगर सी की डायमेंशन अगर MLT हो गई तो इस कंडीशन में क्या सी की डायमेंशन A इंटू बी के बराबर हो रही है क्या? अगर मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इन दिस कंडीशन नो सर। सी की डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू A इंटू बी की डायमेंशन। ये समझ में आता है? यस सर। तो दोनों ही केस जनरेट हो गए ना बेटा मेरे पास में, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो कब किस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो डिनोमिनेटर है उसकी डायमेंशन क्या है। क्या ये बात समझ में आ रही? बताओ, यहां में कोई डाउट आया? जो चीज मैंने ऊपर स्टेट की है वो यही लिखा हुआ है। क्लियर हुआ ये बात? ओके, यस सर। यस सर। ठीक। अच्छा, अभी मैं तुम्हें सिर्फ रूलिंग बता रहा हूँ। अब इसका एप्लीकेशन अपने को सबको लगाना है। ठीक है, बढ़िया सवाल दिए जाएंगे, खोपड़ी लगाना ढंग से। अभी एक और रूल के बारे में सोचते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, वेरी गुड। ये सोचो कि मैंने ऐसा कुछ लिखा कि 2 की पावर 3 kg। क्या ये सही चीज लिखा है कि बहुत अजीब बात लग रही है? अजीब। अजीब नहीं, बहुत अजीब है ना? ऐसा लिखना सही। सर बहुत अजीब लग रहा है सर। मुझे लग रहा है जाके मुंह धो के आ। 2 की पावर 3 लिखना सही बात है ना? 2 की पावर 3 कितना होगा बेटा? 8। करेक्ट? अच्छा, इससे समझ में क्या आता है? इससे एक लॉजिक समझ में आता है कि ये जो ऊपर की जो ये टर्म होती है, इसकी कोई यूनिट डिफाइन करने का कोई लॉजिक नहीं है। इट शुड बी डायमेंशनलेस। तो क्या होना जरूरी है? डायमेंशनलेस मस्ट बी अ नंबर। एक नंबर होगा तो ही ये काम चलेगा। कभी भी ये मत सोचना कि पावर में कोई यूनिट लगा दी, वो गलत बात है। पावर में कभी भी यूनिट का सेंस नहीं बनता है, ये बकवास है, ये कोई लॉजिक नहीं है। मतलब यहां से एक रूलिंग ये समझ में आती है हमको कि एक्सपोनेंट्स
power should be dimensionless. उसको क्या होना जरूरी है? डायमेंशनलेस होना जरूरी है। ये समझ में आ रहा है? क्लियर? तो कभी भी पावर्स की हम लोग बात करेंगे तो उसमें कोई भी डायमेंशन होनी जरूरी क्या मतलब होनी ही नहीं चाहिए। उसमें अगर डायमेंशन हो गई तो मतलब आपने कुछ गलती कर दी। ये समझ में आता है? ओके। अच्छा, एक सवाल देखो यहाँ पे, जरा देखें। ऐसा लिखा हुआ है A इक्वल्स टू V की पावर B बाई टी स्क्वायर। ठीक है? और ये तो टाइम पे डिपेंड कर जाएगा, कॉमन सेंस से, या अपन ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, x बराबर v की पावर b बाई टी स्क्वायर टाइप दे रखा है। आपसे पूछा गया कि b की डायमेंशन क्या होनी चाहिए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b? क्या बता सकते हो? डायमेंशनलेस। नहीं, जल्दी बात नहीं। सर टी स्क्वायर के बराबर। यस, करेक्ट। थोड़ा लॉजिक सर से कैसे? सोचो कैसे। हाँ, यही समझाना। अच्छा, इसमें एक चीज बात ध्यान रखना कि t इज नथिंग बट टाइम एंड v इज वेलोसिटी। अभी v से हालांकि अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। ये सोचो कि जो ये पूरी पावर है इसको क्या होना चाहिए? दिस टोटल टर्म शुड बी व्हाट? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। इसलिए मैंने ये बोला कि पूरी पावर डायमेंशनलेस होती है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कुछ हो सकते हैं। ये बात समझ में आती है? मतलब अगर डिवीजन में लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं मानना है कि सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब डायमेंशनलेस। वो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में डायमेंशन आ सकती है। देखो इसी सवाल में आ गई कि हमको ऐसा लिखना चाहिए कि b बाई टी स्क्वायर शुड बी व्हाट? और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये समझ में आता है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि b की जो डायमेंशन होगी उसको टी स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होना पड़ेगा, है ना? और टी स्क्वायर की डायमेंशन सिंपली अपनी क्या हो जाएगी? टाइम है, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा t2। तो b की डायमेंशन भी क्या है? टी स्क्वायर। इसको कॉमन सेंस वाइज ये सोच सकते हो कि अगर मैंने जो पावर जो लिखी हुई है या जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है उसमें फंक्शन बना हुआ है b बाई टी स्क्वायर टाइप का, ठीक है? तो नीचे में डिनोमिनेटर में टाइम का स्क्वायर है, मतलब सेकंड का स्क्वायर चल रहा है। किसका स्क्वायर चल रहा है? सेकंड का स्क्वायर, जो भी यूनिट अगर जनरेट करोगे उसमें। तो अगर b के पास में अगर सेकंड स्क्वायर नहीं आया ऊपर में, तो वो सेकंड स्क्वायर ऊपर से और नीचे से कैंसिल आउट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो आपका एक्सपोनेंट है या पावर है उसमें एक डायमेंशन या एक यूनिट रह जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं, मैथमेटिकली रॉन्ग है। क्या कुछ समझ में आया ये जो मैंने बोला? हाँ सर। हाँ, यस सर। डाउट है तो पूछो अभी। ओके। सर अगर b सर- पे भी स्क्वायर, सर हाँ। अगर b पे भी स्क्वायर रहता तो टाइम हो जाता। खुद सोचो क्या होता अगर b स्क्वायर होता तो क्या लिखता मैं? b की डायमेंशन पूछी थी ना, तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर आ जाता, तो स्क्वायर रूट लेते तो क्या आता बताओ? टाइम रह जाता नहीं रह जाता फिर? हाँ सर। हाँ, बस कन्वर्ट करो ना सिंपल इक्वेशंस को। ठीक है? ठीक है अच्छा, सर। एक होते हैं बेटा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगारिथम। अच्छा, आज मैथ की क्लास हुई थी थोड़ी सी शायद, यस सर। है ना? मैथ की भी क्या वो चालू हुआ है जिसमें? आइडेंटिटी अच्छा, पुराना वाला डिवीजन। अच्छा ठीक। अभी लॉग वगैरह स्टार्ट होगा, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। अपन ऐसे समझते हैं जैसे ये तो 3 लॉजिक हो गए। अपना एक चौथा लॉजिक और है, इन्हें बोलते हैं स्पेशल फंक्शंस बोल दो अब तो।
स्पेशल फंक्शंस में आते हैं दो ही टाइप के मैं बताऊंगा, एक तो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक होते हैं लॉगरिथमिक। ठीक है, तो जब भी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अच्छा ये समझ में आता है साइन थीटा वगैरह तो पढ़े ही होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा वैल्यूज ही पता होंगी शायद। यस सर। Yes, sir. Yes. साइन 30 डिग्री कितना होता है? Yes, sir. 1/2 1/2 करेक्ट। ऐसा इक्वेशन लिखते हो शायद तुम, y बराबर साइन थीटा कुछ कुछ, ठीक है, जनरलाइज। ये बताओ अंदर में क्या लिखा हुआ है इसमें? इज इट एन एंगल, राइट? ये एंगल है ना? यस सर। और एंगल का डायमेंशन होता है क्या? No, sir. No, No. sir. दैट्स द लॉजिक। तो whatever is inside a trigonometric एंटिटी, उसका, इसको बेटा देखो मैं थोड़ा बताऊं, तो ये होता है, इसे बोलते हैं हम लोग फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। और ये टर्म होती है आर्ग्यूमेंट। मैं थोड़ी सी बातें करूंगा, चर्चा करता हूँ आर्ग्यूमेंट और फंक्शन की। ये समझ में आता है ना, साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, ठीक है? साइन के अंदर की कुछ बात लिखी हुई है। कई बच्चे बड़े जोश में रहते हैं, ऐसी बातें लिख देते हैं कि सर ये देखो, ये आया अपने पास में इक्वेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लो बेटा हो गया खेल खत्म, साइन कॉस थीटा स्क्वायर। ऐसे लिखना सही बात है क्या? Nice. Nice, sir. ये बकवास है Yes, ना? sir. ये काम नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, पहली चीज। आधे लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है कि भाई, आधे नहीं बहुत कम होते फ्रैक्शन, लेकिन पता नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग 10th 11th में जो भी कुछ पढ़ते हैं तो हमें सीधे चीजों को बहुत इजीली दिखाई देता है। फंक्शन आर्ग्यूमेंट की चीजें बताई ही नहीं जाती कभी जिंदगी में, ठीक है? पहले जो ये कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन का मतलब क्या है? नाम तो सुना ही होगा, फंक्शन होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, लॉग लेना है किसी चीज का। फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो? वैसे भी नाम ही बता रहा है वो तो। सर अगर किसी फंक्शन में एक वैल्यू दिया गया तो वो दूसरा वैल्यू प्रोड्यूस करता है, जैसे कि x इज इक्वल टू 2y, तो Correct. y का अगर कोई वैल्यू हुआ तो x का वैल्यू, y को अगर 2 मान लिए तो x का वैल्यू हो गया 2 इंटू 2 4। ओके, यू आर गोइंग विथ लीनियर फंक्शंस के बारे में बताया, स्ट्रेट लाइन फंक्शन बोलते हैं इसको। सही बात है, सही लॉजिक से उसने एक्सप्लेन किया है। फंक्शन एक ऐसा सेट ऑफ ऑपरेशन है, आप ऐसा समझो कि वो बताता है कि क्या करना है, ठीक है? वो उसके पास में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है? वो ये बताएगा मेरे सिस्टम को कि हाँ किस तरह से जो भी उसको आर्ग्यूमेंट मिलता है या जो भी उसमें इनपुट मिलता है उसके ऊपर क्या करना है और उससे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये समझ में आता है? दैट इज अ फंक्शन, ठीक है? इसलिए हर एक फंक्शन अपना अपना यूनिक होता है और उसमें कुछ वैल्यू डालोगे तो उसका कुछ सर्टेन सेगमेंट होता है। जैसे इसने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया, मैं तुम्हें और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल अपन ऐसा लें कि y बराबर एक्स क्यूब, ये तो देखा ही है, क्या बोलोगे इसको? क्यूबिक फंक्शन हो गया ना ये? अरे Yes. क्या ऐसे होते हैं ना, अरिथमेटिक होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन टाइप की होगी, ठीक है? Cube. हाँ, है ना? तो इसने क्या बोला, ये सोचो कि ऐसी बात बोल रहा है कि अगर मैं x में कोई भी क्वांटिटी डालूंगा तो उसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करके रख दूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, ऐसे बोल सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन whatever the argument is, whatever the input, अपन तो input समझते हैं, input is the function will cube the input and produce the output। ऐसी बातें कंप्यूटर वगैरह में ज्यादा होती हैं, ठीक है? इनपुट आउटपुट फालतू काम, समझ में आ रहा है?
तो आपने क्या किया, जब x में कुछ भी इनपुट दिया, जैसे 2 डाला, तो उसका वो क्या कर देगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देगा, ठीक है। तो 8 मेरा जो आया वो फंक्शन ने काम करा और उससे एक डिजायर्ड आउटपुट आपको गिवन कर दिया, तो ये फंक्शन प्ले हो गया। सेम चीज ट्रिग्नोमेट्री के साथ में भी है, लॉगरिथमिक के साथ भी। अब हर एक के फंक्शन के सेट ऑफ एरेज अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग लॉजिक होते हैं कि कौन सी चीज कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब यहीं से तुम्हें पता लग जाएगी आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, सोचो, बताओ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। सर जो वैल्यू दिया जाता है यस, द function के इनपुट अंदर। वैल्यू, साफ बात, ठीक है। जो भी उस फंक्शन, देखो बिना आर्ग्यूमेंट के फंक्शन आउटपुट जनरेट नहीं कर सकता, ये समझ में आता है। आप बिना आर्ग्यूमेंट के किसी फंक्शन को पूरा नहीं बना सकते। आपने जब तक इनपुट नहीं दोगे तब तक आउटपुट नहीं मिलने वाला, ठीक। तो आर्ग्यूमेंट वो एंटिटी है जो एक इनपुट का काम करती है, जिसपे सेट ऑफ ऑपरेशंस किए जाते हैं एक फंक्शन के द्वारा। ऐसा तो नहीं लग रहा मैं कंप्यूटर पढ़ाने लग गया, ठीक है। ये मैथ है, ठीक है, मैथ का लॉजिक है। क्लियर हुई बात। तो पहली चीज, साइन अकेला लिखना अच्छी बात नहीं है, उसके साथ में एक एंगल लिखना पड़ेगा यहाँ। हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट है? ओके, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, साइन के अंदर जो भी अंदर में आपको एक आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ेगा, अकेला लिखना सही बात नहीं है। और जो अंदर में जो भी वैल्यू लिखी जाएगी साइन वाले फंक्शन के लिए खासकर, वो क्या होना चाहिए अंदर में, एंगल। क्या होना चाहिए, एंगल। और एंगल कैसा होता है, डायमेंशनलेस। एंगल कैसा होता है मेरा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। Dimensionless. तो इसी के लॉजिक से जरा देखो क्या जनरेट हुआ मेरे पास में। द आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, और लॉगरिथमिक भी समझ ही लो, अभी लॉग जब पढ़ोगे थोड़ा बहुत तब मैं बताऊंगा। और एंड लॉगरिथमिक फंक्शन शुड बी डायमेंशनलेस। कैसे होने चाहिए बेटे, डायमेंशनलेस में चाहिए। तो कौन कौन सी रूलिंग हो गई, एक तो हो गई बेटा एडिशन रूल, एक हो गया सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो एक ही चीज है। एक हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रूल, एक हो गया एक्सपोनेंट पावर्स वाले रूल, और एक रूल हो गया अपना स्पेशल फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक आते हैं। सर आर्ग्यूमेंट बताइए ना एक बार फिर से। बेटा आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट वो यस सर। एंटिटी है जो कि फंक्शन को आप प्रोवाइड करते हो इनपुट की तरह, ठीक है। जैसे y बराबर साइन थीटा, तो थीटा में अगर आप वैल्यू डालोगे 30 डिग्री, ठीक है, तो जो 30 डिग्री जो आपने पुट किया ना, दैट इज योर आर्ग्यूमेंट। आपने एक इनपुट दिया, अब साइन को पता है कि साइन 30 डिग्री के साथ में उसे क्या करना है, वो एक ट्राइंगल जनरेट करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल 30 डिग्री एंगल के साथ में, और उसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देगा। अरे समझ में आ रहा है, ये साइन का काम होता है। यस सर। यस तो सर। उसमें जब आपने इनपुट दिया ना थीटा, दैट इनपुट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। क्या क्लियर हुई बात। जैसे दूसरा फंक्शन मैंने बोला था y बराबर एक्स क्यूब, यहाँ पे इनपुट कौन है, x। x पे अगर आप 1 डालो तो कुछ वैल्यू देगा, 2 डालो तो कुछ वैल्यू देगा, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो गया मेरे लिए, x। आर यू गेटिंग इट? ओके यस सर। ओके, और कोई डाउट अभी तक? नो सर। ओके अच्छा, अब इस पे अपन करेंगे सवाल। एप्लीकेशन पर्पस करा जाता है, ठीक है। जो अपन ने अभी तक मैथ्स का जो भी कुछ सीखा उस पे देखते हैं। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ हो, x बराबर a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, वेयर x इक्वल्स
लेट्स से अपन बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना, मतलब मेरे को तो डायमेंशन से मतलब है, डिस्प्लेसमेंट की क्या डायमेंशन होगी? लेंथ। लेंथ, करेक्ट। एंड टी इज टाइम, टी मेरा क्या है? टाइम है, करेक्ट। आपसे पूछा गया है फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए, बी एंड सी। बात खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन। ए बी सी तीन फिजिकल क्वांटिटीज है, उनकी डायमेंशंस बतानी है हमको। सर ए का होगा एल टी माइनस टू, बी का होगा एल टी माइनस वन और सी का होगा एल, गुड, सी का एल होगा। करेक्ट, सिंपल। क्या दिक्कत है? बाकी लोग भी निकालें, किसी को और का है ये? सर सेम सर। आ गया? यस सर। गुड। यस सर, आ गया। आ गया ना? सेम लॉजिक है। पहली चीज क्या लिखा जा सकता है ये बताओ। क्या इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन शुड बी इक्वल टू इसकी डायमेंशन? ये चारों की डायमेंशन इक्वली बराबर होनी चाहिए, क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पे लग रहा है एडिशन, ठीक है, यहाँ पर भी लग रहा है एडिशन। तो जब दो तीन आइटम को आपस में जोड़ोगे तो उनकी डायमेंशन तो बराबर होनी चाहिए। मतलब मैं ऊपर के लॉजिक से लिख सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर should be equals to dimension of BT and should be equals to dimension of C, करेक्ट। अब सीधा सच्चा सा तरीका है, x की डायमेंशन तो आपको पता ही है, इसकी डायमेंशन तो हो जाएगी बेटा L, ठीक है। a की डायमेंशन मुझे निकालनी है, टाइम स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा T2 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू b की डायमेंशन इनटू t एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू c की डायमेंशन। ये कितनी इक्वेशन लिखी हुई है? बहुत सारी है। अच्छा ये बता सकते हो कितनी इक्वेशन लिखी हुई है? कोई भी? 3। 3 है कि 2 है कि 4 है? चार चार 4 4 है। 4। मुझे तो और ज्यादा लग रही है। एक चलो यही सवाल है। कितनी इक्वेशन? सात सात 7 हो गई अब। सात। ये 6 इक्वेशन हैं। ये आपके लिए सोचना है कि ये 6 इक्वेशंस कैसे हैं। हाँ सर, 6 क्वेश्चन है। बनाना है इसको, ठीक है। 6 इक्वेशन कैसे बनेगी? खैर अभी तो उससे मतलब नहीं है मुझे। है तो क्या हुआ? पहली इक्वेशन में मैंने L बराबर C कर दिया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में मैंने इन दोनों को इक्वेट किया है, L बराबर A इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से A की डायमेंशन निकल गई LT की पावर -2, और लास्ट में किसको इक्वेट कर लिया? L और BT को, ठीक है। तो मुझे ये पता लगा कि L बराबर BT, तो यहाँ से B की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? LT -1। सिंपल है। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या?
पूछो अभी। नो सर क्लियर है। क्लियर है? नो सर क्लियर। यस सर। ओके गुड। एक और ट्राई करते हैं आओ। x इक्वल a साइन ओमेगा इंटू टी, मतलब w मान लो अभी तो तुम, डब्लू टी प्लस बी इंटू टी की पावर -2। ओके ये ले। यहां से मुझसे पूछा गया है x अपना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, t टाइम है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a w एंड बताओ। ध्यान से देखोगे तो ये जो ओमेगा टी है या डब्लू टी जो बोलना चाहो, ओमेगा बोला जाता है बेटा इसको बाद में, ठीक है, इसको और इसको पूरी टर्म को क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? These should be dimensionless। क्यों? क्योंकि ये एंगल बनेंगे पूरे पूरे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये लिखा जा सकता है कि डब्ल्यू टी की जो डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस बनने के लिए जो डब्ल्यू की जो डायमेंशन हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/t के, ठीक है, 1/टाइम ये कितना होगा, t-1, ठीक। सेम लॉजिक से सिमिलरली यू कैन अप्लाई bt की पावर -2 should be as well a dimensionless quantity। This implies what कि b की जो डायमेंशन है तो वो मेरे हिसाब से t² के बराबर हो जाएगी। ये टर्म नीचे जाएगी तो t की पावर -2 होगा और वो ऊपर आएगा तो वो t² बन जाएगा वापस, ठीक है। तो b और w की तो आ गई। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने बोला साइन 30 डिग्री है ना, क्या वैल्यू होती है साइन 30 की? 1/2। 1/2 का कोई डायमेंशन होता है क्या, कोई ऐसे 1/2 न्यूटन, 1/2 मीटर कि एक नहीं। नंबर है? नो सर। नो सर। मतलब एक चीज ये पक्का है कि ये जो पूरा टर्म है साइन का जो भी फंक्शन है ये क्या मुझे देगा, एक नंबर देने वाला है, एंड एक नंबर की कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक। तो लॉजिकल है कि मुझे ये टर्म जो रेड में जो मैंने गोला की है इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो x और a की डायमेंशन तो बराबर होनी ही चाहिए। ये समझ में आता है? मतलब एक इक्वेशन ये भी लिख सकते हो कि अपने को ऐसा लिखा हुआ है x बराबर a साइन अंदर में कचड़ा, ठीक है। तो ये तो डायमेंशन गया, ये तो नंबर है, ठीक। तो मतलब एक बात गारंटी है कि x का जो डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a। तो x की डायमेंशन तो l है तो a की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L। सिंपलाइज l। दैट्स योर आंसर। पूछो डाउट अगर इसमें कोई दिक्कत है कहीं तो। क्लियर हुआ? यस सर। ओके गुड। अच्छा थोड़ा और गंदा कर दें, चलो लेट्स सी।
a plus b root x divided by हम लिख लेते हैं v is equals to a आई कौन है संजना आपका बेटा आप लोग अगर देखते हैं ना अपना वीडियो तो उसमें कोशिश करा करो कि हेडसेट यूज कर लें या ईयरफोन्स यूज करें, क्योंकि अगर स्पीकर पे आप उसको पुट करके देखोगे या तो म्यूट करके देखना पड़ेगा, नहीं तो वॉइस इको होती है बार बार। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ए की पावर, अरे यार क्वेश्चन ही दिमाग से निकल गया। ऐसे लिखो बी प्लस सी बाई टी, बी प्लस सी बाई टी, ये पावर में है। तो अपने से गिवन है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी given that x is displacement, v is velocity and a is acceleration और t टाइम है, मतलब ठीक है, and t is टाइम। ये सवाल है। b की डायमेंशन क्या हो जाएगी बताओ? किसके सर? बी बॉम्बे बी t-1। अरे ऐसे लिखा हुआ है बेटा, मतलब ये अलग है, ये सेपरेट है, ध्यान रखना। इस तरह से लिखा हुआ है, बी इधर है प्लस सी बाई टी, मतलब दोनों का डिवीजन में नहीं है पूरा, डायमेंशनलेस होगा तब शायद। हाँ, बी की डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, करेक्ट। ठीक है, मतलब वरना मैं पूरे पे वो खींचता ना लाइन। बी प्लस सी बाई टू नहीं है, बी मतलब बी अलग है प्लस सी बाई टी अलग है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो बी की तो दिख ही रहा है, डायमेंशनलेस होना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर प्लस पावर लिखा हुआ है ना, इस तरह की बात लिखी हुई है। ठीक, ये गारंटी है कि इस पूरे टर्म की मतलब इस पूरे टर्म को क्या होना पड़ेगा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि b प्लस सी बाई टी शुड बी इक्वल टू डायमेंशनलेस, मतलब इंडिविजुअल भी इनको डायमेंशनलेस होना ही पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज b की डायमेंशन क्या होगी? सन्नाटा, डायमेंशनलेस, एंड c बाई टी की भी डायमेंशनलेस ही होनी चाहिए। तो c की डायमेंशन क्या हो जाएगी? t-1 नहीं बेटा t होगी, t-1 क्यों होगी? अभी टाइम, हाँ t होगी। -1 कर दोगे तो सेकंड स्क्वायर चला जाएगा नीचे में, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इसलिए कहते हैं इसको थोड़ा लिख के करोगे तो थोड़ा इजीली है, वैसे तो देख के भी पता लग जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे तुम निपुण होते जाओगे यू विल नो मच बेटर। ठीक है, अच्छा एक चीज और,
क्या लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को देख के कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। पहली चीज तो ये दिख रहा है। अबे यार ये तो इशू हो गया, ये डायमेंशनली करेक्ट ही नहीं है फॉर्मूला तो यार। तो हाँ LHS RHS बराबर नहीं आ रहे होंगे इसमें तुम्हारे। ठीक है, तो अपन ए को एक्सेलरेशन नहीं मानते, ए की भी डायमेंशन पूछ लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ए इज अननोन क्वांटिटी लिख लेना इधर, ठीक है। तो अब ये मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में क्या है, अब सब सही है क्योंकि सब पता ही लग गया ऑलरेडी, तो फिर क्या मतलब बनेगा। हाँ क्या लिख सकते हो, ए और बी रूट एक्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सही किया तुम लोगों ने, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन राइट कि a प्लस बी रूट एक्स का लॉजिक लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b रूट एक्स, ठीक। अच्छा b की डायमेंशन मुझे पता है कितनी है, डायमेंशन लेस है वो तो, ठीक। तो मतलब पक्का हो जाएगा कि a की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होने वाली है, रूट एक्स। तो रूट एक्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, l की पावर 1/2, 1/2। करेक्ट। तो a की भी डायमेंशन निकल गई, b की भी निकल गई और c की भी निकल गई। अब चाहूं तो मैं वो अननोन क्वांटिटी मतलब अननोन क्वांटिटी की भी डायमेंशन निकाल सकता हूं, वो एक्सेलरेशन नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर में है l की पावर हाफ और नीचे में क्या है LT-1। क्या अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो? हाँ देखो, डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी जिसका नाम अपन ने क्या दिया था, ए। एल की पावर हाफ किस हो गया? एल की पावर हाफ इसलिए हुआ बेटा क्योंकि √2 को कैसे नहीं लिख सकते बेटा, 2 के पावर हाफ, रूट हटने से रूट का मतलब होता है बेटा हाफ की पावर में, ठीक है। क्यूब रूट अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 1/3, ध्यान रखना ये चीज, 3। ओके सर। समझ आ गया? यस सर। ओके ठीक है। तो अननोन क्वांटिटी को कैसे लिखोगे बेटा, अननोन क्वांटिटी का जो इक्वेशन है वो ये थी, वो किसके बराबर हो रहा था, a प्लस बी रूट एक्स डिवाइडेड बाई v, यही था ना। बाकी तो जो भी गया वो कहाँ गया है, a की पावर b प्लस सी बाई टी, ठीक है। क्या इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, ये बताओ, बोलो। जो मैंने इक्वेशन लिखी क्या वो सही है कि गलत है, लास्ट वाली? मेरा क्वेश्चन हम लोग वापस से, मैंने क्या बोला सुनना, देखो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, जो पहला क्वेश्चन था, इसमें क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो ए की जो डायमेंशन है क्या वो इस पूरे सेगमेंट की डायमेंशन के बराबर होगी? सही लिख रहा हूँ कि गलत, सही बोल रहा हूँ कि गलत? सही है सर। सही है। मतलब मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट सुनना, स्टेटमेंट अपन यही लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स डायमेंशन ऑफ LHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है उसका जो भी डायमेंशन निकल के आएगा क्या वही डायमेंशन ऑफ ए होगी, ये ट्रू है या फॉल्स, ये बताओ। ट्रू है सर। लग गए लग गए लग गए। अच्छा एक बात सुनना, मान लो b की जो वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू सुनना, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू भी है 1 और t की वैल्यू भी है 1।
मतलब b की वैल्यू 1 है न्यूमेरिकली, c की वैल्यू है 1 न्यूमेरिकली और टाइम की वैल्यू भी है 1 न्यूमेरिकली। ठीक है, तो देखना a की पावर में क्या आ जाएगा, 2 2 तो एक क्या लिखा आ जाएगा इक्वेशन, a प्लस बी रूट एक्स बाई वी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर। तो a की डायमेंशन क्या a प्लस बी रूट एक्स बाई वी होगा या रूट ओवर a प्लस बी रूट एक्स बाई वी होगा? सर फिर से। सुनो मैं बताता हूँ, बढ़िया जात बताई मैंने, ये बहुत बढ़िया बात है, यही मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन बन जाए अपने आप, ऐसा ऑटोमेटिकली बन गया। देखो ऐसे सोचो, ये इक्वेशन था ना, ये क्वेश्चन था, स्टार कंसेप्ट लिख लो उसको, a प्लस बी रूट एक्स डिवाइडेड बाई क्या था बेटा, v इज इक्वल्स टू a की पावर b प्लस c बाई t, यही था ना। यस नाउ अज्यूम करो इफ b इक्वल्स 1, जो भी यूनिट है, b की तो कोई डायमेंशन ही नहीं थी, c बराबर 1 सेकेंड एंड t बराबर भी 1 सेकेंड है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन, देन इक्वेशन विल बी क्या बन जाएगा ऊपर वाली, देखना ऐसा हो जाएगा a प्लस बी रूट एक्स बाई वी इज इक्वल टू a स्क्वायर। ए स्क्वायर होगा नहीं होगा, ठीक। यस सर। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा a प्लस रूट एक्स बाई वी की पावर हाफ, होगा नहीं होगा, मतलब रूट चढ़ा दिया ना। अब बताओ क्या इस कंडीशन में डायमेंशन ऑफ a क्या इसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ a प्लस रूट एक्स बाई वी के डायमेंशन के बराबर है क्या? इज इट राइट और इज इट नहीं। रॉन्ग? ये तो गलत होगा। रॉन्ग, गलत है। अच्छा, मैं वैल्यू अगर मैंने बदल दी तो आंसर और बदल जाएगा, ये समझ में आता है? इफ आई चेंज फर्दर, हाँ। जैसे मान लो इफ b की वैल्यू 2 ले लो, c की वैल्यू भी 2 ले लो और t की वैल्यू भी 2 ले लो, तो इसमें आंसर और बदल जाएगा, इसमें ऐसा आ जाएगा a क्यूब बन जाएगा, ये समझ में आता है? यस यस सर। तो बताओ जो क्यूब। हाँ a की जो डायमेंशन है क्या वो फिक्स रह रही है, a प्लस बी रूट एक्स बाई वी के बराबर है नहीं। कि नहीं है? नहीं, नहीं बोल है। नहीं सकते हम, डिटरमाइन नहीं कर सकते। वो किस चीज पर डिपेंड करेगा बेटा, वैल्यू ऑफ बी सी एंड टी पे डिपेंड करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? यस सर। अगर Yes, बी sir. सी और टी अननोन है तो आई कांट से अबाउट इट एनीथिंग। अगर आपको बी सी टी की वैल्यू फिक्स करके दे दिए तब आप बोल सकते हो कि हाँ भैया इसकी डायमेंशन में निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को बी सी और टी वेरिएबल हैं तब तक मैं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। नहीं आया कि समझ में आया? यस सर। पूछो फिर से एक बार, मैं और बता दूंगा अगर डाउट है तो। सर ऊपर से यस पार हो सर, गया। एक बार और। एक बार और एक बच्ची और क्या बोल रही थी? ऊपर से पार हो गया। ऊपर से पार हो गया, ओके ठीक मेरा सर पैर गया। ठीक है, फिर से ये बढ़िया सवाल था, मतलब कह सकते हैं। ये सुनो, पहले बोलो कि क्वेश्चन क्या था, पहले ये समझ में आया। क्वेश्चन ने ये बोला, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, ये तो मतलब क्वेश्चन अलग है। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस रेड वाला जो क्वेश्चन मैंने जो दिया है कि डायमेंशन ऑफ ए क्या डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। मतलब इस पे अगर मैं इस तरह की बातें कर दूं, अगर इस पे मैं डायमेंशन चढ़ा दूं, तो वैसे तो ये सही बात है, ठीक है, मतलब इस कंडीशन में तो सही हो ही जाएगा, लेकिन अकेले लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं बात करेंगे। अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं लिखना चाहिए इसको, देखो डायमेंशन ऑफ, इसको पूरा लिखते हैं, a प्लस बी रूट एक्स बाई वी। मतलब डायमेंशन जो a की जो डायमेंशन है क्या उसको a प्लस बी रूट एक्स बाई वी की डायमेंशन के बराबर होना चाहिए कि नहीं, ये सवाल था। तो इसका होना चाहिए क्योंकि जी हाँ, इसका आंसर निकला फॉल्स। अब उसका रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। उसका रीजन फिर से सुने कि मेरी जो क्वेश्चन था वो क्या था, ये सवाल था मेरा, ये समझ में आता है, a प्लस बी रूट एक्स बाई वी
इज इक्वल्स टू a की पावर b प्लस c बाई टी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि a की डायमेंशन इस पूरी टर्म के तभी बराबर हो सकती है जब यहां पर क्या लिखा हो, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1। ये समझ में आता है? अगर यहाँ पर मैं 1 की जगह 2 डाल दिया या 3 डाल दिया या 4 डाल दिया 5 डाल दिया, तो क्या a की डायमेंशन इस पूरे टर्म के बराबर होगी क्या? नहीं नो होगी, सर। पॉसिबल ही नहीं है। उसी चीज का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर मान लो मैंने इस तरह का मान लिया, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा है, तो यहाँ पर पावर क्या चली जाती है इस पे पूरे टर्म पे, 2। तो क्या a की डायमेंशन इस पूरे टर्म के बराबर आ रही है क्या? नहीं, वो किसके बराबर आएगी? रूट और चढ़ जाएगा उस पर। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पावर परेशान कर रही है। दिस इज वेरिएबल। अगर ये वेरी करेगी तो लॉजिकल है मैं a की डायमेंशन पे डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता। इसकी वैल्यू कभी 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 0.5 है, कभी 0.7 है। वो किस पर डिपेंड करेगी कि b की वैल्यू, c की वैल्यू और t की वैल्यू क्या है, तभी तो आप बता पाओगे कि कौन सी पावर जनरेट होगी। b c t जब तक Yes, sir. तब तक क्या आप पावर के बारे में डिटरमाइन कर सकते हो उसको? नहीं ना। No determination can be possible if I am not able to get the values of B, C and T. But the problem is that कि B, C और T क्वेश्चन ने गिवन ही नहीं है कि क्या इनका नंबर है, क्या इनकी वैल्यू है। तो क्या आप सर्टेन होके बोल सकते हो कि A की डायमेंशन क्या है? नहीं, LHS के इक्वल नहीं है। हाँ, मतलब LHS नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म लिखी हुई है अभी फिलहाल उसकी डायमेंशन के बराबर नहीं, ठीक है? क्योंकि LHS RHS तो बदला जा सकता है ना, रीअरेंज कर दो, LHS तो चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसलिए वो मैंने LHS हटाया। हाँ, अरे कुछ समझ में आया है कि फिर से उड़ गया ऊपर से? पकड़ लिया? आगे समझ गए। हाँ, क्लियर है भैया? देखो जैसे जैसे चीजों को समझोगे ना तो इंटरेस्ट जागेगा, कॉमन सेंस है। देखो स्टार्टिंग में जो फिजिक्स है वो काफी मैथमेटिकल है, ठीक है? तो इंटरेस्ट जागता है। काइनेमेटिक्स से शुरू होगा तो आपको रियल वर्ल्ड से अटैचमेंट शुरू हो जाएगा, तो आपको और मजा आने लग जाएगा। फिजिक्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें फील बहुत होता है, ठीक है? और फीलिंग आने लगी, अरे मजा आता है, मतलब इन्वॉल्वमेंट वाला टॉपिक है, ऐसे समझो। समझ आ रही बात? इन्वॉल्व नहीं होगे तो बैठे रहोगे, पढ़ जाओगे, सो जाओगे, और कुछ नहीं होगा, ठीक है? और कोई डाउट अभी पूछ लो, फिर से आगे बढ़ जाऊं? ओके ओके। सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा, डायमेंशन ऑफ ए इज नॉट डिटरमाइनेबल, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे लिखते हैं। हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसकी वेरिएबल टर्म्स आ रही हैं, समझ में आ रहा है? जब जैसी वैल्यूज के हिसाब से वेरिएशन चलता रहेगा। तो कैपिटल ए का भी डायमेंशन डिटरमाइन नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा ये बताओ? सर क्योंकि उसका ए का जो है स्क्वायर वो इधर आके चेंज कर देगा पिक्सल वैल्यू। नहीं, तो ये सोचो ना, इसमें ये बात गारंटी है कि सिर्फ इतने पोर्शन को पकड़ो, इससे डिटरमाइन हो पा रहा है वो। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर ए रूट एक्स से जुड़ रहा है तो मतलब पक्का है कि ए की डायमेंशन रूट एक्स के बराबर होगी, ये तो गारंटी दे सकता हूँ। तो वो वहां पे रूल लग गया ना। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सिर्फ इस वाली टर्म के लिए प्रॉब्लम चल रही है मेरे पास में। इसका क्या फिजिकल क्वांटिटी ये मैं डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड कर रहा है BCT के ऊपर, बहुत बढ़िया तरीके से डिपेंड कर रहा है। कुछ समझ में आया? यस सर। ओके, अपने दिमाग को खोल दो पूरी तरह से, बढ़िया से, बहुत चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? ओके चलो, तो ये चीज समझ में आ रही है कि मतलब हम मैथमेटिकल टर्म्स को रीअरेंज करके उसके रूल्स के हिसाब से हम लोग डायमेंशंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है? इसके एप्लीकेशंस हैं। अब
इसे बोलते हैं, अभी जो तुम करते आ रहे हो ना, दिस वाज नोन एज डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं इसको। हम लोग कर ही रहे थे, डायमेंशनल एनालिसिस ही कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड से बराबर कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि हाँ भैया अगर इसमें से ये चीज जुड़ रही है, तो एक डायमेंशनली यू आर एनालाइजिंग द डेटा वॉट एवर इट इज गिवन टू यू। ठीक है, जो भी आपको दिया गया है उसके बारे में आप सोच रहे हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल सेगमेंट्स। मैथ नहीं लगाई आपने, मैथ लगाई है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में नहीं सोचा आपने, सिर्फ क्या सोचा है, डायमेंशनली क्या चीजें ठीक है या गलत। समझ में आ रही बात? अब डायमेंशन एनालिसिस पे हम लोगों के पास में देखा जाए तो 3 तरह के सेगमेंट्स हैं, जिनमें से एक सेगमेंट होल एंड सोल मैंने तुम्हें बता ही दिया, ऊपरी ऊपरी तौर से, सिर्फ लिखाना बाकी। एक सेगमेंट आता है जिसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। जैसे सीखा होगा ना तुमने कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो जो कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, कुछ कुछ सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में पता है ना? जैसे सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? सेंटी का मतलब होता है 100, सेंटी से अगर आप समझें। मिली हो जाता है 1000 टाइप की बात होती है, लेकिन यहाँ पर 10⁻³ वाला चलेगा। मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। नहीं, मेगा 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 प्लस मेरा 10⁻⁻6 10 की Six. पावर -9 नहीं, यस 10⁻6। ठीक है, मैं कुछ कुछ पहले लिखा देता हूँ। ठीक है, जैसा जरूरी, यस जितने मुझे याद है। ठीक है, सारे तो मेरे को भी याद नहीं रहते। हम कॉमन कहते हैं अपन, प्रीफिक्स सफिक्स बोलते हैं, पता नहीं प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऐसा है, समझ लो। अंग्रेजी इतनी ज्यादा जरूरत में नहीं है। प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है पता है? Yes, sir. पीछे में जोड़ा जाए, पीछे से जोड़ा जाए तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स मतलब कैसे जो जो जोड़ा जाता है सर? मतलब आगे और सफिक्स का मतलब पीछे से ना। ऐसे सोचो ये मसाला है, ठीक है, मसाला के साथ में यहाँ कचड़ा जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा? ये कचड़ा प्रीफिक्स हुआ कि सफिक्स? प्रीफिक्स, ओके। और यहाँ पे कचड़ा टूट जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा? सफिक्स, चलो ठीक है, मैं भी सीख गया। ठीक है, तो अपन लोग प्रीफिक्स की बातें करेंगे, क्योंकि के साथ में सेंटी जोड़ोगे तो सेंटीमीटर बनेगा, मतलब मीटर से पहले जोड़ा गया, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीफिक्सेस, राइट? सफिक्स की बात नहीं चल रही है, करेक्ट? ऐसे सोचो। अरे पागल कौन है? सीरियल नंबर 1 2 3 4 प्रीफिक्स ही बोलेंगे। माइक बंद कर ले जिसका भी है, डिस्टर्बेंस ज्यादा है। हेलो, प्रीफिक्स में देखो बेटा, पहली बात करते हैं अपन लोग, एक बात करते हैं अपन, एक तो सेंटी, मतलब स्मॉल सी से अगर लिखते हो तो इसका मतलब होता है वैल्यू में 10⁻²। एक होता है मिली, इसका नाम भी लिख लेते हैं अपन, नेम। जो बोलते हैं सेंटी, ये हुआ बेटा मिली, ठीक, 10⁻³ 10⁻³ करेक्ट। फिर आता है बेटा, बोलो माइक्रो। माइक्रो 10⁻⁻6 न्यू से डिनोट होता है, ये होता है माइक्रो 10⁻⁻6। फिर आता है, बोलो नैनो, नैनो करेक्ट, एन, दैट इज नैनो, नाना नानी नैनो वाला है, 10⁻⁹। ठीक है, 9 यस फिर आता है बेटा पीको। पिको, हाँ, पीको 10⁻12। देन आता है फेम्टो या फर्मी भी बोलते हैं इसको, फेम्टोमीटर बोलते हैं वैसे तो, फेम्टो या फर्मी। हाँ यस 15 और भी फेम्टो कहते हैं सर। हाँ फेम्टो कहते हैं, ठीक, खुश, बहुत बढ़िया। एटो छोड़ना, एटो 18 में चला जाएगा। ठीक है,
इतने काम आएंगे आपको, फर्मी तक काम आने वाला है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर लेवल तक भी जाओगे तो फर्मियंस में ही आपका काम चलता है, ठीक है। तो एटो एटो की बात नहीं होगी, एटो एटो, ठीक है। और सोचो आप उल्टा चलते हैं, उल्टा चलो, मतलब आप बढ़ना शुरू करेंगे तो अपना शुरू होगा सबसे पहले बेटा किलो, जिसे बोलते हैं अपन लोग, कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम से समझो, है ना। 10⁻³ सर। ओके गुड। उसके बाद में आता है बेटा मेगा, 10⁻6 सर। 10⁻6। फिर आता है गीगाबाइट जी। चले भाई आ जाओ, गीगा है, गीगा का क्या मतलब होता है बेटे 10⁻9। और इसके बाद टेरा ओके 10⁻12। आगे नहीं सोचना है, बहुत है। मतलब ये वाले टर्म तो जो हैं आपके, मतलब जो भी सेगमेंट में आते हैं, वो तो आप किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट से सोच सकते हैं, उसी से दिमाग में रखना ही है, वैसे याद हो ही जाते हैं बच्चों को, ठीक है। कंफ्यूजन देखो, सबसे ज्यादा जो काम आएगा हम लोगों के वो आएगा, एक तो नैनो, माइक्रो, ये तो खैर इसमें क्या ही बताऊं, ये तो आना ही आना है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। किलो काम आएगा, मेगा और गीगा भी बहुत रेयरली आगे न्यूक्लियर रिएक्शंस में आ सकता है, ठीक है। यही, अच्छा सेंटी तो काम आते ही आता है। ये पीको, फेम्टो और जो टेराबाइट वगैरह जो हैं, ये टर्म्स बहुत कम यूज होने वाली, ज़्यादा काम नहीं आती। तो एक जनरलाइज आपको सेगमेंट पता होना चाहिए किसका मतलब क्या निकल के आता है। जब भी जो भी नंबर के साथ में जो भी प्रीफिक्स जुड़ जाएगा उसका मीनिंग बदल देता है, ठीक है। जैसे ग्राम के साथ में सेंटीग्राम जोड़ दोगे तो 10⁻⁻2 ग्राम हो जाएगा। हालांकि ऐसा कोई लॉजिक देखा नहीं अभी तक, क्योंकि जनरलाइज हम उस फॉर्मेट में लिखते नहीं है, मिलीग्राम में लिखते हैं। मिलीग्राम तो सुना ही होगा यूनिट, ठीक है, ठीक है। और माइक्रोग्राम तो खैर कभी सुना ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता है। नैनोग्राम भी बहुत शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन मतलब निकलते हैं इन चीज़ों के भी, बनाने को बना सकते हो आप, उस टर्म में लिख सकते हो किसी भी चीज़ को। ये अपने को दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ये प्रीफिक्स सफिक्स याद रखना। कोई टिपिकल है कि हो जाएगा आराम से, हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब जैसे जनरली आप यूज करोगे यू विल एबल टू लर्न देम प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा अब सुने, अब मैं बात कर रहा था कि कन्वर्जन करना था हमें, ठीक है। तो कन्वर्जन में जब भी लॉजिक आती है, हम एक लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक फॉर कन्वर्जन। एनसीईआरटी में बहुत खतरनाक दे रखा है, पहले बता रहा हूँ, मतलब स्कूल वगैरह में चलेगा, अपन इतना दिमाग नहीं लगाते। लॉजिक फॉर कन्वर्जन में ये होगा n1u1 बराबर n2u2, ये तो समझ में आता है ना, ये तो अपन पहले भी लिखे थे। अगर एक इक्वेशन लिखी हुई है तो उसमें ये टर्म तो बराबर होनी ही होनी चाहिए ना, n1u1 बराबर n2u2। क्लियर है ये बात? कैसे सर? अबे इक्वेशन में क्या था बताना, जो स्टार्टिंग में जो हम लोग सीख रहे थे, स्टार्टिंग में कोई भी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो एक क्वांटिटी है x बराबर y, तो x और y इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन क्या इंप्लाई करती है, इक्वेशन इंप्लाइज दैट वैल्यू विथ यूनिट ऑफ x इक्वल्स वैल्यू विथ यूनिट ऑफ y। मतलब अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से बात करूं तो यू कैन राइट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये समझ में आता है? तो ये टर्म और ये टर्म बराबर हैं, मतलब लॉजिकल है कि आपके पास में एक तो इसके पास में टर्म क्या होगा, एक तो नंबर है, ठीक है, और एक क्या है, यूनिट। सिमिलरली इसमें भी एक नंबर है और इसमें भी एक क्या है, यूनिट। तो क्या चीज बराबर है, नंबर इंटू यूनिट
शुड बी इक्वल्स टू इसका नंबर इनटू यूनिट होना ही चाहिए, अदरवाइज इसके सेंस बदल जाएंगे। इंडिविजुअली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बराबर हो सकती है उसका कोई गारंटी नहीं। 1 बराबर 100 लिख सकते हो क्या? नहीं ना, नहीं सर। वो तो गलत ही है। लेकिन ये लिखना सही है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर का सेंस ही कुछ अलग है। समझ में आ रही बात? अकेला 1 लिखना अलग बात, उसको यूनिट के साथ में स्पेसिफाई करना अलग बात। इसलिए ऐसी बातें बोली गई कि ये पूरी टर्म सेकेंडरी टर्म के बराबर होनी चाहिए, अगर बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है तभी तो इक्वलिटी होल्ड होगी। ये समझ में आता है? यस सर। हाँ, एक टर्म तो ये हो गई कि n1 u1 बराबर n2 u2। अच्छा, यूनिट बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन इनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी, ये तो गारंटी है। ये तो अपन ऊपर करते ही आ रहे हैं लगातार। ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे सिंपली बोलूं कि कन्वर्ट, ये काफी बच्चे करे भी होंगे शायद पहले, लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। क्या कर सकते हो आप? हाँ करके बताओ। सर 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 18/5 से करेंगे, ये बताओ। 5/18। 5/18 5/18 से सर। ओके। हाँ सर। सेंटीमीटर बाय माइक्रो सेकंड, चलो करो। 25 सर। हो गया? चलो 50/3। बदल गया क्वेश्चन बदल गया बेटे। ये नहीं किया है, सॉरी नहीं किया सर। है और सेंटीमीटर में सर चेंज सर कर गोलमाल देंगे। सर। हाँ बोलो सर बोलो। सेंटीमीटर बाय क्या लिखे? माइक्रो सेकंड। न्यू था, देख न्यू न्यू सेकेंड। न्यू है ये। हाँ न्यू हाँ। करो, ट्राई करो। मुझे लॉजिक सिखाना था, तुम साले 5/18 कर रहे थे। 1.6। 1.6 ओके। और कोई? यस सर सेम। 1.6 ओके। यस। सर 1.6 इंटू 100 करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में करना है। 100 करोगे, 10⁻² करोगे। हाँ हाँ सर, वही 10⁻² करेंगे सर। हाँ 1.6 इंटू 10⁻² होगा। ओके, चलो आंसर बदलते चल रहे हैं। 60 into 10⁻²। मुझे एक्चुअली प्रोसीजर सिखाना है, कैलकुलेशन तो क्या ही है। देखने में बहुत ऑब्वियस चीज लगती है, बहुत कॉमन सेंस वाला लॉजिक है, लेकिन बच्चे क्या है ना, उसको पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। बच्चे नहीं करते एक्चुअली। 10,000/6 10,000/6। बच्चे भी कॉम्प्लिकेट करते हैं क्योंकि उनके टीचर्स भी उसको कॉम्प्लिकेट करके दिखा देते हैं, तो उसमें क्या है, परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ऐसा आएगा n1/n2 बराबर u1/u2, ऐसी इक्वेशन लिखनी शुरू हो जाएंगी, तो परेशान होते हैं बच्चे। जितना चीजों को सिंपल रखोगे उतना आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ अपन ट्राई करते हैं इसको। सोचें, क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है n1 u1 बराबर n2 u2? दिख ही रहा है। मुझे दूसरे वाले की न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकालनी है, मुझे यहाँ पे इसका नंबर नहीं पता। आई डोंट नो द n2 वैल्यू। क्या मुझे n1 पता है? यस। क्या u1 पता है? यस। क्या u2 पता है? यस। तो एक ही अननोन है, n2 निकल जाएगा आराम से। अब इसको तुम कितना ही कचड़ा बना के लिख लो, चाहे सिंपली तरीके से कर लो। देखो n1 को लिखोगे 60 इंटू किलोमीटर पर आवर, यूनिट को ना भूलें, बस एक बार ध्यान रखें, इज इक्वल्स टू n2, ये तो निकालना ही है मुझे। और दूसरी यूनिट क्या है बेटा? सेंटीमीटर पर
माइक्रो सेकेंड, करेक्ट। आप इनको कोशिश करा करो कि बेसिक एसआई यूनिट में ले आओ, या जो आपको सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगती है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या बेटे? यस 10⁻³ हो जाएगा बेटा, ये रह जाएगा बेटा मीटर। और आवर को कर लो सेकेंड्स में, तो 1 आवर बराबर 60 मिनट एंड ईच मिनट कंसिस्ट ऑफ 60 सेकेंड। तो मेरे ख्याल Yes. से 3600 सेकंड। हाँ वही 3600 आ जाएगा इनटू सेकेंड। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? नहीं। नो सर। ओके, सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻² इंटू मीटर, सही। डिवाइड माइक्रो में कितना लिखाया था बेटा? 10⁻6 इंटू सेकेंड। यस अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि ये निपट लिए भाई दोनों गरीब। आपने क्या किया एक्चुअली, यूनिट्स को इक्वेट किया, यूनिट एक बराबर बना दी। अब साथ में जो भी कचरा बचेगा तो वो अब क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप इक्वेट करना शुरू कर दिए। समझ आ रहा है? यू हैव रिमूव द कंस्ट्रेंट ऑफ द यूनिट बाय सिमिलराइजिंग देम। एक जैसा बना दिया आपने। कहाँ की अंग्रेजी लगाता हूँ यार। ठीक है, 60 से 1 60 मर गया। ये कितना आ जाएगा बेटे? 1 0 से 1 0 यहाँ भी मर जाएगा। तो ये हो गया 100/6, तो इधर आ गया। ऐसे ना गलती नहीं हुई मुझसे। n2 इंटू ये -2 -4 ऊपर जाएगा 10⁻4 इधर आ गया। तो मेरे ख्याल से n2 की जो वैल्यू है, फटर फटर कर दो इसको भी, 1/600 आ रही है मेरे को। सर 10⁻³ होगा ना वहाँ? कहाँ पे? 3 होगा सर वहाँ पर। यहाँ पर सर 100/6 यहाँ पर लिख। बेटा सही लिखा है, 60 से 1 0 काटा है मैंने। यस यस सर सही लिखा, गलत नहीं लिखा। 0.06। हाँ हाँ, देख लो कैलकुलेशन, मुझे तो नहीं दिख रही, कहीं गड़बड़ लग रही है मेरे को। नहीं सर 1/60 निकल रहा है। हाँ, सही है सर। 1 0 तुमने कहीं मार दिया, ठीक है। यही आएगा। यही आ रहा है। सही है सर, अरे यही हाँ आ रहा है। भाई, अरे हाँ हाँ सही है। तो 1/600 आंसर है मेरा, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर इक्वल 1/600 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड। देखो कैलकुलेशंस तो खैर गलती हो ही सकती है, पर लॉजिक समझ में आना चाहिए। मेरा काम यहाँ तक था, ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था, ये समझ में आना चाहिए मैंने कैसे किया है, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आती है तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कन्वर्जन कैसा भी कर सकते हो। हमेशा छोटे ऑब्जेक्ट्स में कोशिश करना कि माइनस वाली पावर्स को कम यूज करो। नहीं समझ में? मैं बोलता हूँ जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना इजी होता है। कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। समझ में आता है? Yes. लेकिन वहीं 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना अच्छी बात नहीं है। 1 ग्राम को अगर 1 किलोग्राम में करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 1 × 10⁻³ किलोग्राम। -3 कौन सी पावर सही लगती है, मतलब प्लस वाली कि माइनस वाली? प्लस वाली। प्लस वाली। ये मैंने बोला हमेशा बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटे में कन्वर्ट करें, छोटे को बड़े में ना ले जाएं। जैसे इसमें मैंने किया है, एक्चुअली मैंने दोनों तरफ से ही खेला है। आप ऐसा भी कर सकते थे, इस पूरे किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देते? मीटर में। आवर को किस में कन्वर्ट कर ले जाते? माइक्रो सेकेंड्स में। वो भी कर सकते थे। अल्टीमेटली मुझे करना क्या था, दोनों तरफ की यूनिट्स को बराबर किया मैंने और रिमूव कर दिया, ताकि मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर कमेंट कर सकूं। क्या कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट है इसमें? ये सिंपल सा कन्वर्जन है। नो ये सर। समझ आ गया। आ गया ना?